वेलकम बैक। आज की क्लास में हम चोल डायनेस्टी के बारे में देखेंगे, लेकिन एक बार हम रिव्यू ले लेते हैं कि इसके पहले हमने क्या क्या देख लिया है। तो हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ था 600 से लेकर के 750 एडी तक। इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा था, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में हमने पुष्यभूति डायनेस्टी को देखा, मोखारीज के बारे में पढ़ा और मैत्रिकास के बारे में देखा था। साउथ इंडिया में हमने 3 बिग पावर पल्लवा, चालुक्य और पांड्याज के बारे में देख लिया था। ठीक है, उसके बाद से हम लोग 750 एडी से ऑलमोस्ट 1000 एडी तक हमने ट्रिपेटाइट स्ट्रगल देखा नॉर्थ इंडिया में, जिसमें कि गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट आपस में लड़ाई कर रहे थे कन्नौज के एरिया में। अब हम चलते हैं इसी टाइम पीरियड पे 750, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 850 एडी से लेकर के 1150 एडी के आसपास हम साउथ इंडिया में चोला सुप्रीमेसी के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये पीरियड चोला का सुप्रीम पीरियड था। पूरे साउथ इंडिया में ऑलमोस्ट हर जगह चोला ने अपना सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश कर रखा था। तो चोल डायनेस्टी के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसे मैग्नम ओपस ऑफ साउथ इंडियन डायनेस्टी भी कहते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी थी साउथ इंडिया की। ठीक है, ये फेमस डायनेस्टी रही साउथ इंडिया की बहुत ज़्यादा। लेकिन हाल अभी एक चीज़ हम ये देख रहे थे कि जो पूरा टाइम पीरियड था, ये टाइम पीरियड किसका था? अर्ली मेडाइवल पीरियड। अर्ली मेडाइवल पीरियड में हमने पहले देख रखा था कि इस समय एक नया मोड ऑफ प्रोडक्शन निकल के आया, जिसे हम लोग फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन कह रहे थे। ठीक है, फ्यूडलिज्म। लेकिन फ्यूडलिज्म का जो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इस टाइम पीरियड में चोल में देखने के लिए नहीं मिला था। तो बहुत डीप में तो नहीं जा सकते हैं। तो इसमें जब हिस्टोरियंस ने इस पे स्टडी हुआ तो मालूम चला यहाँ पे एक नया मोड ऑफ प्रोडक्शन था, या नया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या नया सोशल स्ट्रक्चर था, जिसे सिगमेंट्री मॉडल कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अर्ली मिडीवल पीरियड में नॉर्थ इंडियन बेल्ट पे फ्यूडलिज्म था, लेकिन साउथ इंडिया स्पेशली चोला एम्पायर के टाइम पे फ्यूडलिज्म नहीं था। वहाँ पे वो अपने जगह नहीं बना पा रहा था, इसलिए वहाँ पे एक नया मोड ऑफ प्रोडक्शन या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कह सकते हैं, वो सिगमेंट्री मॉडल था। अब दोनों में थोड़ा सा एक शॉर्ट डिफरेंस अगर देखना चाहें तो फ्यूडलिज्म में जो था वहाँ पे पावर का डिसेंट्रलाइजेशन तो था, लेकिन जो यहाँ पे वेसल्स क्रिएट होते थे, फ्यूडिटरी क्रिएट होते थे, अभी भी ये अंडर थे किंग के, सेंट्रल पावर के। लेकिन चोल में ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। चोल में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो पहला एविडेंस मिलता है वो हमें चोल डायनेस्टी में ही मिलता है। मतलब जो छोटे छोटे पावर थे वो थोड़ा सा ऑटोनोमी एग्जर्ट करते थे। उनका जो किंग था या सेंट्रल पावर था, कंप्लीट ऑटोनोमी किंग या सेंट्रल पावर का उनके ऊपर नहीं था। तो ये एक नया मोड ऑफ प्रोडक्शन था। दूसरा, हमने फ्यूडलिज्म में ये भी देखा था कि ट्रेड में प्रॉब्लम था, लेकिन चोला में ट्रेड बहुत स्ट्रांगली अच्छी ग्रोथ कर रहा था। ठीक है, तो ये सब 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि चोल एम्पायर को फ्यूडलिज्म से अलग बनाती है। और बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि उसे सिगमेंट्री मॉडल ऑफ प्रोडक्शन भी कहते थे, या सिगमेंट्री मॉडल से हमने चोल डायनेस्टी को समझने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये कुछ चोल डायनेस्टी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाद में इसका जवाब दे लेंगे, लेकिन बस ये एक रियलाइजेशन के लिए कि किस लेवल का क्वेश्चन आया हुआ है इससे। तो इन विच रीजन द चोल एम्पायर वाज एक्सपेंडेड? आंसर हम क्लास के बाद देख लेंगे। विच मिडिवल इंडिया एम्पायर वाज फेमस फॉर एलेबोरेट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? चालुक्य, चोल, सोलांकी, पारावार। ये 66 बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ चोला एम्पायर इन 9th सेंचुरी एडी? ठीक है, उसके आगे देखते हैं। चोल इज वाज मोस्ट फेमस फॉर, ये 63rd बीपीएससी 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। इन हुज टेन्योर 72 ट्रेडर्स वेयर सेंट टू चाइना, और हु एज द फाउंडर ऑफ गंगाई कोंडा चोलापुरा? मतलब बहुत स्टैटिक वन लाइनर टाइप ही क्वेश्चन इससे आता है। तो अपन एक लेवल ऊपर चोल डायनेस्टी को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़े तो हम उसे काउंटर करने में सक्षम हो। आइए स्टार्ट करते हैं चोल डायनेस्टी के बारे में। तो ये चोल डायनेस्टी जो शुरू होता है वो 9th सेंचुरी ऑनवर्ड्स चालू होता है। ठीक है, चोल डायनेस्टी का अगर हम एक्सटेंट देखें तो ये रहा चोल डायनेस्टी का एक्सटेंट। मतलब ऑलमोस्ट पूरा ये एरिया, और इसे अपन उस समय सिरकाज वगैरह भी कहते थे, ये सारा एरिया चोल डायनेस्टी के अंदर में था। ना सिर्फ यहीं पे, बल्कि अंडमान निकोबार आइलैंड, श्रीविजया आइलैंड, मलया पेनिनसुला, जावा और कंबोडिया वगैरह, यहाँ तक चोल डायनेस्टी का एक्सटेंट था। ठीक है, तो आइए देखते हैं चोल डायनेस्टी से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या थे। तो पहला कि चोल डायनेस्टी जो थे वो पल्लवास के फ्यूडिटरी थे। ये पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमने देखा भी था कि पल्लवास और चालुक्याज के बीच में लड़ाई था, और फाइनली जो आदित्यवन चोल था वो पल्लवा के रूलर को हराया था और चोल डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जो विजयलया था, वह विजयलया वाज द फाउंडर ऑफ चोल डायनेस्टी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ चोल डायनेस्टी? तो विजयलया वाज द फाउंडर ऑफ चोल डायनेस्टी। इसने तंजावुर को कैप्चर किया था पांड्याज से। ठीक है, तंजावुर या थंजावुर भी बोलते थे इसको। और जाहिर सी बात है कि हर विक्ट्री के बाद से ये अपने टाइटल इनको मिलता था, या खुद दे लेते थे, या उस समय के कंटेम्प्रेरी जो उनके राइटर्स होते थे वो देते थे। तो इनको टाइटल मिला नरकेसरी का। ठीक है, विजयलया के बाद से जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है आदित्य फर्स्ट। आदित्य फर्स्ट एक्चुअल फाउंडर थे। हालांकि फाउंडर ऑफ द चोल डायनेस्टी पूछेगा तो विजयलया था, बट जो एक्चुअल पावर जिसके टाइम पे एक्चुअल चोला अपने आप को स्टैब्लिश किया था वो आदित्य फर्स्ट था। आदित्य फर्स्ट ने अपने आप को टाइटल दे रखा था कोंडा ड्रम का। ठीक है, इसने क्या किया कि पल्लवा का एक रूलर था अपारजित, उसको
मर्डर कर दिया और फाइनली पूरा का पूरा जो तोंडाई मंडलम का एरिया है, ये वाला पूरा एरिया इसने चोल एम्पायर में एसिमिलेट कर लिया था। ठीक है, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि कावेरी रिवर के दोनों तट पे, ठीक है, इसने अपना शिवा टेम्पल को एस्टेब्लिश कर रखा था। उसके आगे देखते हैं प्रनातक फर्स्ट के बारे में। प्रनातक फर्स्ट से इंपॉर्टेंट क्या है कि इसने मदुरई, जो पांड्याज की कैपिटल थी, ऊपर हमने देखा कि जो आदित्य फर्स्ट था, इन्होंने पल्लवास को कॉन्कर करा था। उसका बाद जो रूलर आया प्रनातक वन, उसने पांड्याज से मदुरई ले लिया और अपने आप को टाइटल दिया मदुरई कोंडा का, जिसने मदुरई को जीत रखा हो। ठीक है, इसके टाइम पे एक इंपॉर्टेंट बैटल होता है जिसका नाम था बैटल ऑफ वेलूर या बैटल ऑफ वेलोर भी कहते हैं इसको, जिसमें इसने कंबाइन आर्मी, पांड्याज और श्रीलंका के रूलर की जो कंबाइन आर्मी थी उसको डिफीट कर दिया। इसने डिफीट तो करा था बट ही वॉज ऑल्सो डिफीटेड बाई राष्ट्रकूट रूलर कृष्ण III। जब हम लोग राष्ट्रकूट त्रिपाठाइट स्ट्रगल देख रहे थे तो हमने उसमें देखा था कि राष्ट्रकूट का जो रूलर था कृष्ण III, उसने प्रनातक फर्स्ट को हराया था। कहाँ हराया था? बैटल ऑफ टकोलम में। कब हुआ था बैटल ऑफ टकोलम? 949 AD। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैटल ऑफ टकोलम 949 AD में हुआ था, जिसमें राष्ट्रकूट रूलर कृष्ण III ने प्रनातक फर्स्ट, जो कि चोल का रूलर था, उसको हराया था और इसने अपने आप को टाइटल मदुरई कोंडा का भी दे रखा था। ठीक है, उसके बाद से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से बार बार क्वेश्चन बनता है, वो राजा फर्स्ट या इसे ही अरुमुलीवर्मन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ही वाज द ग्रेटेस्ट चोला रूलर। ठीक, इसने जो उस समय के 3 किंगडम्स थे, पांड्याज, केरला और सीलोन, उस समय श्रीलंका को सीलोन बोला जाता था, इनके जो कन्फिड्रेशन था उसको डिफीट किया था टोटली। ठीक है, जो सीलोन में ये सीलोन गया और वहाँ की जो राजधानी थी अनुराधापुर, उसको डिस्ट्रॉय किया था और वहाँ का रूलर था महिंदा V, उसको कॉन्कर किया था। तो ये मतलब मोस्टली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका पे अटैक किया था, उसको कॉन्कर किया था। और इस विक्ट्री के बाद से उसने अपने आप को टाइटल दे रखा था मुमादी चोला मंडलम। सॉरी, टाइटल नहीं दे रखा था, इस एरिया को उसने मुमाडी चोला मंडलम के नाम से इस्टेब्लिश किया। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ वो मालदीव्स आइलैंड पे भी कनकर किया था। शैलेंद्र अंपायर में मलाय पेनिनसुला पे भी उसने अपने बहुत सारे एक्सपेडिशंस भेजे थे और चोला के सुपरमेसी को वहाँ पे भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी। ठीक है, बट ये सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग नहीं था। अगर कोई भी रूलर, कोई भी किंग ग्रेटेस्ट है तो वो सिर्फ पॉलिटिकल एक्सपेडिशन या फिर कनकर से ग्रेटेस्ट नहीं बनता है। ग्रेटेस्ट वो तब होगा जब वो कल्चरली भी उतना ही स्ट्रांग हो। तो ये कल्चरली भी बहुत स्ट्रांग था राजा फर्स्ट, क्योंकि 1010 AD में इसने एक टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करवाया जिसका नाम था राजा राजेश्वर टेम्पल, या इसे ही पॉपुलरली बृहदेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ये बृहदेश्वर टेम्पल था कहाँ? तंजावुर में। किसके लिए डेडिकेटेड था? लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड था। ठीक है, इसी के साथ साथ इसने इकोनॉमिक सिस्टम में रेवेन्यू सिस्टम को भी पूरी तरीके से रीऑर्गेनाइज किया और उसको एक्सीलेंट लेवल पे गया था। तो इसके इस काम के लिए इसको रिफर किया जाता है उल्काल नंद पेरुमल। इसका मतलब होता है कि द ग्रेट हु मेजर्ड द अर्थ। तो मतलब ये इकोनॉमिक रिलैम में अच्छा करा था, रेवेन्यू सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया था, इसलिए इसको उल्कानंद पेरुमल भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रूलर है वो राजेंद्र फर्स्ट। मतलब ये जो सीलोन के ऊपर एक्सपेडिशन था, इसका शुरुआत तो हो गया था राजा फर्स्ट के टाइम पे, लेकिन जो फाइनल विक्ट्री होता है सीलोन के ऊपर वो होता है राजेंद्र फर्स्ट के टाइम पे। इसने क्या किया कि साउथ सीलोन पे अटैक किया और कनकर किया। तो नॉर्थ वाले को तो पहले ही कर रखा था, साउथ को इसने कर दिया। तो कंप्लीट सीलोन पे जो कनकर हुआ चोल एम्पायर का, वह राजेंद्र फर्स्ट के टाइम पे हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि राजेंद्र फर्स्ट ने गंगा रिवर को भी क्रॉस किया था और पाल डायनेस्टी का जो रूलर था महिपाल I, उसको हराया था। और इसके बाद से इसने अपने आप को टाइटल लिखा गंगाई कोंडा चोलापुरम। ठीक है, मतलब दोज हु क्रॉस्ड द गंगा। ठीक, तो वो कौन था? राजेंद्र फर्स्ट था और टाइटल क्या था? गंगाई कोंडा चोलापुरम। इसने कावेरी नदी के तट पर भी एक सिटी का फॉर्मेशन करवाया था। ठीक है, ये ग्रेट पैटर्न था लर्निंग का और इसीलिए इसे पंडित चोला भी, पॉपुलरली ही वाज ऑल्सो नोन एज द पंडित चोला। इसके बाद का जो इंपॉर्टेंट रूलर है वो राजा धीराज या फिर विजय राजेंद्र चोला है। ठीक, इसके बारे में हम क्या देखते हैं कि राजा धीराज वाज ए ग्रेट वॉरियर और इसने अपने आप को टाइटल दिया था जयम कोंडा का। ठीक है, इसका एक्चुअल मतलब होता है, लिटरल मीनिंग होता है कि द विक्टोरियस चोला किंग। जयम कोंडा मतलब द विक्टोरियस चोला किंग। इसके टाइम पे एक इंपॉर्टेंट बैटल हुआ था जिसका नाम था बैटल ऑफ कोप्पम। ये किससे हुआ था? उस समय चालुक्य का रूलर था सोमेश्वर के साथ राजा धीराज का लड़ाई हुआ था, बैटल ऑफ कोप्पम, जिसमें सोमेश्वर ने डिफीट कर दिया था राजा धीराज को और मार भी दिया था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है वो कुलोतुंगा फर्स्ट। एक तो इसका क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्रोनोलॉजी भी ध्यान में बनाना है, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है क्रोनोलॉजी वाइज इसको सजाने के लिए। तो कुलोतुंगा फर्स्ट ही वाज द लास्ट इंपॉर्टेंट चोला किंग। ठीक, इसने अपने आप को टाइटल दिया था सुंगम तवरीता का। इसका एक्चुअल लिटरल मीनिंग होता है एबुलिसर ऑफ टॉल्स, मतलब इसने टॉल टैक्स को एबुलिश कर दिया था, इसीलिए इसको ये वाला टाइटल मिला था। ठीक है, इसके साथ साथ जो क्लासिकल राइटर था कंबन, जिसने तमिल रामायण भी लिखा था, वो इसी के कोर्ट में था। दूसरा, इसने चाइना में ढेर सारे मर्चेंट्स को भेजा था और वहाँ पे ट्रेड को प्रमोट करने के लिए लगभग 72 मर्चेंट्स को इसने चाइना सेंड करा था। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुलोतुंगा फर्स्ट से। ये ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री थी चोल एम्पायर में। अब हम अगर चोल एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो जो किंग
किंग था उनका गॉड लाइक स्टेटस था, ठीक है। वो अपने आप किंग को रिफर किया जाता था को से, पेरुमल अधिगल से, ये सब टाइटल से किंग को रिफर किया जाता था, ठीक है। अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन का हायरार्किकल डिवीजन कुछ इस तरह से था। सबसे ऊपर राज्यम, जहाँ मेन सेंट्रल पावर थी, उसके नीचे मंडलम्स को मतलब आज के टाइम पर हम लोग प्रोविनेंस कह सकते हैं। उससे छोटा था कोट्टम्स या वलानाडु, और सबसे छोटा लेवल पे था नाडु, या इसे डिस्ट्रिक्ट लेवल भी कहते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट यही है कि इसे हायरार्की वाइज याद रखना है कि सबसे ऊपर कौन था, फिर कौन था, छोटा बड़ा से छोटे की तरफ, ठीक। लेकिन चोला जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था वो था लोकल गवर्नेंस के लिए। तो ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है, इसका पहला एविडेंस हम लोगों को चोला एम्पायर के टाइम पे ही देखने के लिए मिलता है। तो लोकल गवर्नेंस में अगर हम लोग विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखें तो इसका विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी। पहले को उर कहते थे। उर क्या था, उस समय की जो जनरल असेंबली हुआ करती थी लोकल रेसिडेंट्स की, उसको हम लोग उर कहते थे, ठीक है। इसमें मैटर्स का जो डिस्कशन होता था वो उसमें कोई बहुत फॉर्मल रूल नहीं होता था, इनफॉर्मल तरीके से होता था, ठीक है। और कौन कौन सा मैटर डिस्कस होता था, लाइक लैंड सेल, गिफ्ट, टैक्स, ईटीसी, ये सारे मैटर्स उर में होते थे। लेकिन जो दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो सभा, ये महासभा थी, तो ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज थी। इसमें एक्सक्लूसिव असेंबली ऑफ द ब्राह्मण्स, इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो ब्राह्मण्स थे वो सिर्फ ही इस असेंबली का पार्ट हुआ करते थे, ठीक है। और ब्राह्मण्स को जो लैंड ग्रांट दिया जाता था उनको अग्रहार बोलते थे। अग्रहार क्या था, जो लैंड ग्रांट ब्राह्मण्स को दिया जाता था, ठीक। अगर चोल के सोसाइटी में हम लोग देखें तो इनकी सोसाइटी भी कास्ट लाइन के बेसिस पे ही डिवाइडेड थी। अनटचेबल्स का स्थिति और बुरा हुआ था। जो इस समय फार्मिंग ग्रुप्स थे, फार्मर्स थे, उनको वेलालास कहते थे। ये इंपॉर्टेंट टर्म कभी पूछ सकता है कि हु वेयर वेलालास, तो वेलालास वेयर द फार्मिंग ग्रुप्स अंडर चोल एम्पायर। रिलीजियस स्फीयर में देखें तो इसके पहले हमने क्या देखा कि जो लैंड ग्रांट होता था वो इंडिविजुअल्स को हो रहा था, ब्राह्मण्स को हो रहा था, ठीक है। लेकिन चोल में क्या हुआ कि जो लैंड ग्रांट हुआ वो शिफ्ट देखने के लिए मिला। अब लैंड ग्रांट टेम्पल्स को दिया जाने लगा। तो इससे क्या हुआ कि टेम्पल्स एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन उभरा था इस टाइम पे। मतलब जितनी भी ट्रेड या इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी वो टेम्पल ओरिएंटेड होने लगी, क्योंकि टेम्पल बहुत ज़्यादा रिच और प्रोस्परस होने लगा, क्योंकि ढेर सारा लैंड ग्रांट चोल इसी को देते थे, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट कारण ये भी है कि जो चोल रूलर्स थे, यहाँ पे एक पॉइंट समझना जरूरी है, सोवरेन वर्सेस सुजरेन। तो ये जो चोल रूलर्स थे ये सुजरनिटी को भी फोकस करते थे। सोवरेनिटी का मतलब होता है कि कोई रूलर है वो अपने आप को सिर्फ पॉलिटिकली असर्ट कर रहा है, अपने पॉलिटिकल पावर से अपने आप को असर्ट कर रहा है। लेकिन जो सुजरेन रूलर होता है वो पॉलिटी के साथ साथ कल्चरली भी अपने आप को असर्ट करता है, वो कल्चरल को प्रमोट करता है। अगर क्योंकि एक ही कल्चर को मानने वाले ढेर सारे लोग रहेंगे तो उनके बीच में जो इंटरनल फ्यूड है वो कम हो जाएगा। तो जो चोल रूलर थे वो सोवरेन से ज़्यादा सुजरेन रूलर हुआ करते थे। लेकिन जो पहले के रूलर्स थे लाइक मौर्य जी, गुप्ता जी, ये सोवरेन ज़्यादा थे, ये पॉलिटिकली असर्ट ज़्यादा खुद को करते थे, ठीक है। ये सोसाइटी थी चोल एम्पायर की। अब हम इकोनॉमी पे आए तो इस समय जाहिर सी बात है कि इस समय भी लैंड ग्रांट हो रहे थे, तो अग्रेरियन इकोनॉमी का एक्सपेंशन होगा ड्यू टू लैंड ग्रांट। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था कि इरीगेशन टेक्निक भी इस समय स्प्रेड होना चालू हुई थी। लाइक हमको एविडेंस मिलता है इस समय अरघट के बारे में। अरघट क्या था, ये पर्शियन व्हील था जिसके थ्रू इरीगेशन टेक्निक को प्रमोट किया गया, ठीक है। क्राफ्ट प्रोडक्शन भी चोल एम्पायर पे बहुत ज़्यादा था। लाइक कांचीपुरम वाज फेमस फॉर वीविंग। आज भी हम लोग कांचीपुरम की साड़ी को बहुत इंपॉर्टेंट की बहुत प्रेस्टिजियस साड़ी मानते हैं। तो ये कांचीपुरम उस समय विविंग का सेंटर हुआ करता था, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स चोल एम्पायर से, तो जो मर्केंटाइल ग्रुप होता था, मर्चेंट्स ग्रुप्स बनाते थे, उसको नगरम्स कहते थे, ठीक है। और जो ऑफिशियल्स होते थे उनका दो कैटेगराइजेशन था, एक हायर ऑफिशियल, एक लोअर ऑफिशियल। तो हायर ऑफिशियल को पेरुदम कहते थे और लोअर ऑफिसर को सिरुत्रम कहते थे। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी टर्म पूछ दे तो क्वेश्चन लग जाए इसे, ठीक है। अगर कल्चरली देखें तो ये आर्किटेक्चर बिल्डिंग में तो थे ही, आर्किटेक्चर में तो थे ही टेम्पल बिल्डिंग, जो द्रविडन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर था वो इस समय बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ था। बहुत सारा टेम्पल इस टाइम पे बना था। इसके साथ साथ चोला जाने जाते थे स्कल्पचरल बिल्डिंग के लिए भी। ब्रॉन्ज कास्टिंग टेक्निक से ये लोग स्कल्पचर बनाते थे, जिसका सबसे फेमस एग्जांपल है नटराज। शिवा का, लॉर्ड शिवा का जो फेमस मूर्ति था नटराज का, वो इसी समय का बना हुआ था ब्रॉन्ज कास्टिंग के थ्रू, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखें कि जैसे कि राजा फर्स्ट के टाइम पे 3 ब्रॉन्ज स्टैचू मिलता है, लॉर्ड राम, लॉर्ड लक्ष्मण और सीता का, जिसमें कि लॉर्ड हनुमान उनके फीट के पास है। तो ये भी ब्रॉन्ज स्टैचू का, ये सबसे फाइनेस्ट प्रोडक्ट था चोल एम्पायर का, जो कि हम लोगों को देखने के लिए मिला था, ठीक है। इसके आगे अपन चलते हैं तो ये ऑलमोस्ट चोला पॉलिटिकल और कल्चरल लेवल पे खत्म हो गया। लेकिन इस समय का कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जो वैल्यू एडिशन की तरह है, कभी क्वेश्चन आए तो बन जाए। जैसे लाइक कवि रहस्य, ये किताब कौन लिखा था, हालायुद्ध आदि पुराण, ये किताब कौन लिखा था, जीना सेन, ये जैनास से रिलेटेड था। फिर नाला चंपू कौन लिखा था, त्रिविक्रमन भट्ट, विक्रम सेन विजय, ये पेम्पा, और शांतिपुरम, ये पूना। ये इंपॉर्टेंट बुक है वैल्यू एडिशन, कभी कभी बहुत सारे जगह पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको याद करने के लिए। तो ये चोला खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में 1000 AD से 1200 AD के बीच में देखेंगे कि किस तरह से ये एक प्रीफेस तैयार करता है, ताकि जिसके वजह से भारत में फॉरेन इन्वेजन्स होना चालू होते हैं, गजनीवाद, घुरीवाद, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।